तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। क्राइम तक की कहानी के इसी एपिसोड में बहुत पहले मैंने आपको श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर की कहानी सुनाई थी। यूपी का वो गैंगस्टर जिसने पहली बार यूपी में या देश में कहें AK-47 का चलन दिखाया, क्योंकि AK-47 उसका फेवरेट हथियार था, नया नया आया था। और यूपी के CM तक की, कल्याण सिंह, अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई, उन तक की सुपारी ले ली थी। चाहे वो क्रिमिनल हों, चाहे दूसरे गैंगस्टर हों, यहाँ तक कि पुलिस हों, ये सारे एक दौर में श्री प्रकाश शुक्ला से कांपा करते थे, क्योंकि उसके काम करने का तरीका बिल्कुल बेरहम। AK-47 से एक बस्ट में अनगिनत फायरिंग करता। और उसने एक नया ट्रेंड शुरू किया था यूपी गैंगस्टर में। और इतिहास में यूपी के जब भी गैंगस्टर का नाम आएगा, शायद श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे खूंखार, सबसे बेरहम में सबसे ऊपर होगा। श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही STF का गठन किया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। अरुण कुमार उस वक्त उसके SP हुआ करते थे, अजय राज शर्मा उसके बॉस हुआ करते थे। तो एक गैंगस्टर के लिए एक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी, एक अलग टीम बनानी पड़ी। ये श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से, उसकी दहशत की वजह से थी। ये कहानी मैंने आपको डिटेल में सुनाई इसी कहानी के एपिसोड में। श्री प्रकाश शुक्ला, कोशिश करूंगा आज की कहानी जब ख़त्म हो उसका लिंक ज़रूर डाल दें, ताकि जो लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर की कहानी नहीं सुनी है वो ज़रूर सुने। एक राजेश पांडे जी जो अभी हाल में रिटायर हुए, आपको क्राइम तक की कहानी पे भी उनको हमने दिखाया था, वो अपनी कहानियाँ भी सुनाते हैं यूट्यूब पर। तो राजेश पांडे जी की कहानी आप लोग भी ज़रूर सुने, यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे दिलकश अंदाज में सुनाते हैं। और चूँकि उन्होंने सारे केस खुद हैंडल किए एक पुलिस अफसर के तौर पर, तो उनकी ज़ुबानी सुनने में और भी मज़ा आता है। मैं खुद उनका मुरीद हूँ, उनका फ़ैन हूँ, तो सुनता रहता हूँ। आज की कहानी का बहुत बड़ा क्रेडिट और श्रेय राजेश पांडे जी को ही जाता है, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर में वो शामिल थे और कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने बताई जो ज़माने के सामने पहले नहीं आई थी। श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ दिल्ली के करीब, गाज़ियाबाद के पास। ये सब कहानी में आपको पता है। लेकिन इस इनकाउंटर से पहले यूपी पुलिस और STF को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कितने हाथ पैर मारने पड़े, इसका एहसास इस कहानी से होगा आपको। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोला करती थी, और इत्तेफाक से श्री प्रकाश शुक्ला जितने क्राइम करता जा रहा था, धीरे धीरे उसका नाम हुआ। लेकिन वो जिस तेज़ी से क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ रहा था, वो एक सरदर्द लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी था, पुलिस के लिए भी था। उस ज़माने में ज़्यादातर लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन का चलन नहीं था। लेकिन 31 मार्च 1997 को यूपी ख़ासतौर पर लखनऊ में मोबाइल की शुरुआत हो गई थी। 31 मार्च 1997 को मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई, बहुत कम तादाद में, क्योंकि उस वक्त बड़ा महंगा हुआ करता था मोबाइल का बिल। इनकमिंग आउटगोइंग मुझे आज भी याद है, 2000 में शायद 25 रुपीज़ पर मिनट कॉल कीजिए या फिर कॉल रिसीव कीजिए, दोनों के पैसे लगते थे। अब तो कॉल करने के लगते हैं, रिसीव करने के तो लगते नहीं है, फ्री होता है। तो 97 में मोबाइल लॉन्च हुआ 31 मार्च को लखनऊ में। और लखनऊ के ही केसर बाग में एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ के एक दिलीप होटल में एक शूटिंग हुई थी। शूटिंग मतलब गोलियाँ चली थी। और एक रेलवे के ठेकेदार थे भानु मिश्रा, उनकी उस होटल में वो ठहरे हुए थे। और श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और उसने AK-47 से भानु मिश्रा को गोली मारी। ये काफ़ी चर्चा में रहा था ये दिलीप होटल का ये इंसिडेंट, क्योंकि तब बड़ा ये पहली बार पता भी चला कि AK-47 भी गैंगस्टर यूज़ कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त जब ये होटल में इंसिडेंट हुआ तो ज़्यादातर लोगों को यही लगा था कि इसके पीछे या तो फिर सूरज भान गैंग का हाथ है या फिर अशोक सिंह गैंग का हाथ है। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम तब तक नहीं आया था कि इस इंसिडेंट के पीछे हो सकता है। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक चीज़ की, वो ये कि जब भानु मिश्रा को गोली मारी गई, उसके 2 मिनट के अंदर अंदर लखनऊ से एक कॉल गोरखपुर जाता है, और गोरखपुर में भानु मिश्रा के घर पे कॉल किया जाता है। फ़ोन करने वाला भानु मिश्रा के भाई को कहता है कि तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया है, और लखनऊ में बाकायदा होटल का नाम बताता है, और कहता है कि कफन के साथ लखनऊ पहुंच जाओ।
भानु मिश्रा के कत्ल के बाद 2 मिनट के अंदर लखनऊ से गोरखपुर ये कॉल गया। अब चूंकि 2 मिनट के अंदर कॉल गया, और यहाँ याद रखिए कि 31 मार्च 1997 को ही मोबाइल अभी शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं मोबाइल के बारे में। तो अब पुलिस को लगा कि जब घर वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतने बजे एक कॉल आया था, उन्होंने कहा था कफन के साथ लखनऊ पहुँचो, और इंसिडेंट का जो हुआ था, जितने बजे गोली चलने की आवाज़ आई वो होटल वालों ने बताया, टाइमिंग मैच किया तो पता चला सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर कॉल किया गया इस गोली कांड के बाद। जब ये पता चला तो पुलिस ने फ़ौरन जो होटल के आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी एसटीडी बूथ थे वहाँ पे अपनी टीम भेजी, क्योंकि पुलिस को यही शक था कि शायद किसी एसटीडी बूथ से कॉल किया गया है, क्योंकि लखनऊ से गोरखपुर किया गया था, इसलिए एसटीडी से ही कॉल हो सकता था। आज की तरह नहीं, हम कहीं भी कर लेते हैं, पूरे इंडिया में फ्री है, एसटीडी नाम की अब चीज़ नहीं है। तो खैर 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में जितने टेलीफोन बूथ थे उन सभी को खंगाला गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहीं से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि इतने बजे या इतने बजकर इतने मिनट पर किसी ने गोरखपुर कॉल किया है। बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दरअसल ये कॉल एसटीडी बूथ से नहीं किया गया बल्कि मोबाइल से किया गया था। और अब जब ये पता चला तो फिर टावर के ज़रिए पता चला कि मोबाइल का जो कनेक्शन था वो गोमती नगर टावर से कैच कर रहा था। अब पुलिस ने जब ये पता किया, चूँकि नया नया मोबाइल, शुरुआत में थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन खैर पुलिस मोबाइल के जो सर्विलांस के ज़रिए ये पता किया कि ये गोमती नगर के आसपास का टावर है, वहाँ पे कैच कर रहा है। तो गोमती नगर के उसी टावर के आसपास अब पुलिस ने अपनी ज़ीरो इन शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और पता चला गोमती नगर के एक मकान के पते पर ये मोबाइल खरीदा गया था। लखनऊ पुलिस की टीम लगी रही। इसके बाद उस मकान में जब पता चल गया कि यही मकान है जहाँ से ये फ़ोन ख़रीदा गया था, इसमें रहने वाला, तो वहाँ पे जब दबिश दी गई तो वहाँ एक महिला और 2 लड़कियाँ मिली पुलिस को। लेकिन मकान की तलाशी लेने के बावजूद पुलिस को कोई ख़ास चीज़ हाथ नहीं लगी, और उन्हें यह भी पता चला कि इस इंसिडेंट के पीछे अशोक सिंह या सूरज भान का कोई हाथ नहीं है, बल्कि तब पुलिस को पहली बार पता चला कि इस इंसिडेंट के पीछे श्री प्रकाश शुक्ला का हाथ है, क्योंकि जो महिला और लड़की थी उनसे पता चला कि जो फ़ोन था और जो जान पहचान थी वो असल में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ थी। तो अब पुलिस को पता चला कि खामखा वो अशोक सिंह और सूरज भान के पीछे थी, क्योंकि तब तक श्री प्रकाश शुक्ला का तरीका यही था कि वो जो भी बड़े इंसिडेंट करता वो अशोक सिंह या सूरज भान का नाम लेता ताकि पुलिस उलझी रहे और वो अपना काम करता रहे। लेकिन अब पुलिस को ये पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला इसके पीछे है, शुक्ला, और मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा है। तो पुलिस अब लग गई कि शायद उससे कुछ हो, लेकिन उस मोबाइल के ज़रिए फिर पुलिस को आगे कोई कामयाबी हाथ नहीं मिली, क्योंकि फिर उस मोबाइल का रेंज वहाँ से निकल गया लखनऊ से। अब इतने बड़े इंसिडेंट के बाद श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने की पुलिस के ऊपर ज़बरदस्त दबाव, लेकिन पुलिस पकड़े तो कैसे? मोबाइल के ज़रिए जो जानकारी मिली वो कुछ मिली नहीं खास। श्री प्रकाश शुक्ला वहाँ से निकल चुका, और तो और लखनऊ या यूपी पुलिस के पास श्री प्रकाश शुक्ला की एक अदद तस्वीर तक नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला कैसा दिखता है, क्या हाइट है, क्या रंग है, बाल कैसे हैं, कोई जानकारी नहीं। तो अब एक अदृश्य जो दिखाई ना दे, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसे शख्स को पुलिस को ढूंढना है, ये काम और भी मुश्किल है, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी तो है ही नहीं। एक नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, लेकिन हुलिया नहीं है। अब पुलिस करे तो क्या करे? तो सबसे पहले पुलिस ने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर बरामद की जाए, ताकि उस तस्वीर के ज़रिए ये तो पता चले कि वो दिखता कैसे, और फिर अपने लोगों को, मुखबिरों का जाल बिछाया जाए, ताकि हुलिया का शख्स कहीं मिले तो वो इन्फॉर्मेशन दे सके, उसे पकड़ सके। अब पुलिस ने इस सिलसिले में कई लोगों को अप्रोच किया कि श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर मिल जाए। सबसे पहले उन्होंने वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी, ये 2 नाम हैं जिनसे संपर्क किया, क्योंकि ये दोनों परिवार श्री प्रकाश शुक्ला की दुश्मनी के शिकार हुए थे, वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों। तो उनसे पता किया गया कि आपकी दुश्मनी थी, हमला भी हुआ, तो क्या श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर आपके पास है? उन दोनों ने कहा उनके पास नहीं है। फिर छानबीन की गई, पता चला श्री प्रकाश शुक्ला का एक दोस्त है जिसका नाम नीलेंद्र पांडे है, और किशोरी लाल, 2 दोस्त थे। पुलिस उन तक पहुंची, उनसे संपर्क किया, कहा श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर है, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए
कि उनके पास श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर नहीं है। पुलिस इधर उधर खाक छानती रही कि एक अदर श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर मिल जाए। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि गोरखपुर में सैनी नाम का एक फोटोग्राफर है, और ये फोटोग्राफर कई शादियों में और पार्टियों में भी फ़ोटो खींचा करता था और वीडियो भी बनाता था। तो पुलिस को लगा कि शायद गोरखपुर में कई ऐसे फंक्शन में श्री प्रकाश शुक्ला, पुलिस की अपनी इन्फॉर्मेशन थी बहुत सारी, तो अटेंड हुआ था, तो शायद इस फोटोग्राफर से उससे कोई फ़ोटो मिल जाए। अब पुलिस किसी तरीके से इस सैनी फोटोग्राफर को ढूंढती है, उस तक पहुंचती है और उससे पूछती है कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर है। पता चला कि उसने ऐसे 2-3 फंक्शन को तो कवर किया, वीडियो भी बनाए, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर उसके पास नहीं है और उसने पुलिस से साफ मना कर दिया कि उसके पास ऐसा कोई फ़ोटो नहीं है। बात आई गई हो गई, लेकिन इस सैनी नाम के फोटोग्राफर के पास पुलिस की टीम पहुंची श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो को लेने के लिए। ये बात श्री प्रकाश शुक्ला के कानों तक पहुंच गई। उसे पता चला कि पुलिस उसकी तस्वीर की तलाश कर रही है, और अभी तक उसका प्लस पॉइंट यही था कि उसका हुलिया किसी के पास नहीं मालूम था, पुलिस को नहीं मालूम था। कहते हैं जब फोटोग्राफर से पुलिस पूछताछ करके चली गई, उसके कुछ दिन के बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला एक दिन अचानक इस फोटोग्राफर के पास अचानक से आ धमकता है और उस सैनी फोटोग्राफर से जाके कहता है कि सुना है कि तुम मेरी तस्वीर पुलिस को बांट रहे हो। सैनी जो फोटोग्राफर था वो मना करता है, कसम खाता है कि श्री प्रकाश भाई मैंने कोई तस्वीर नहीं दी और आप यकीन मानो। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को यकीन नहीं होता है और वो उसे 3 से 4 गोली मारता है और उस सैनी फोटोग्राफर की मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला को शक था कि वो उसकी फ़ोटो पुलिस को देने वाला है या दे चुका है। अब जब इस फोटोग्राफर के कत्ल की खबर फैली तो बाकी जितने फोटोग्राफर थे एरिया के आसपास के, उन सब में दहशत फैल गई कि श्री प्रकाश शुक्ला ने सिर्फ फ़ोटो के लिए सैनी नाम के फोटोग्राफर की गोली मारकर हत्या कर दी। अब किसी की हिम्मत नहीं कि वो पुलिस की मदद करे या जिसके पास फ़ोटो है वो भी जाके दे दे। उसे लगा कि जान चली जाएगी। पुलिस के लिए अब काम बड़ा मुश्किल हो गया। जिसके पास भी जाए सभी पुलिस को वापस लौटा दे, हमारे पास तस्वीर नहीं है और हम दे नहीं सकते। अब यहाँ एक मुश्किल ये भी थी कि आम किसी से बातचीत करके स्केच भी बनवाए तो उस ज़माने में स्केच इतना एक्यूरेट नहीं होता, सही नहीं होता, तो वो काम की चीज़ होती नहीं। पुलिस ने कोशिश भी की थी श्री प्रकाश शुक्ला के स्केच बनाने की, लेकिन कारगर साबित नहीं हुआ। तो ले देखिए अब पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने की बजाय एक अदद उसकी तस्वीर के पीछे भाग रही है कि किसी तरह एक अदद तस्वीर मिल जाए तो कुछ काम हो जाए, उस तक पहुंचा जाए, मुखबिरों तक पहुंचा जाए, फिर उसका कुछ पता चले। पुलिस अपनी कोशिश में लगी रही। इसी दौरान तस्वीर ढूंढते ढूंढते एक दिन पुलिस को पता चला कि लखनऊ के हजरतगंज में श्री प्रकाश शुक्ला का एक रिश्तेदार रहता है और श्री प्रकाश शुक्ला का उसके घर आना जाना है। ये भी पता चला कि करीब 6 महीने पहले इस रिश्तेदार के घर श्री प्रकाश शुक्ला आया था। अब पुलिस ने कहा कि एक आखिरी उम्मीद ये देख लेते हैं कि रिश्तेदार के घर पे शायद फ़ोटो मिल जाए। तो ये जो रिश्तेदार था ये श्री प्रकाश शुक्ला का बहनोई लगता था। एक लॉटरी का लखनऊ का बड़ा व्यापारी था, बड़ा बिजनेसमैन था, ठीक ठाक उसका असर रसूख था समाज में। तो उस बहनोई के बारे में जब पता चला तो पुलिस की एक टीम हजरतगंज में श्री प्रकाश शुक्ला के इस बहन और बहनोई के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर पूछती है कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर है। भाई बहन दोनों साफ मना कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। पुलिस धमकी भी देती है कि एक क्रिमिनल को जिसने इतने कत्ल किए हैं हम उसको पनाह देने, उसको छुपाने, सबूत नष्ट करने के इल्ज़ाम में तुम्हें जेल में डाल देंगे, लंबे तुम जेल में रहोगे और बचना चाहते हो तो तस्वीर दे दो। पर उन दोनों पे इन धमकियों का कोई असर नहीं होता। दोनों बार बार यही कहते हैं कि उनके पास श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर नहीं है और वो देने से मना कर देते हैं। इसी दौरान में श्री प्रकाश शुक्ला की उस बहन और बहनोई की एक बेटी थी जो भी स्कूल में पढ़ रही थी। वो पुलिस की मौजूदगी में उस कमरे में आ जाती है जहाँ पे माँ बाप थे। पुलिस पूछताछ कर रही थी। उनमें से एक पुलिस अफसर काफ़ी सुलझा हुआ, वो उस बच्ची को देखता है, वो उसको प्यार से पुचकारते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है और वहाँ ले जाकर उससे बहुत प्यार से बात करता है, उससे उसका नाम पूछता है। मतलब उसको ये भरोसा दिलाता है कि हम लोग अच्छे लोग हैं, पुलिस वाले हैं, बुरे नहीं हैं और ऐसे ही आए घर पे हाल चाल पूछने। बच्ची भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है, बातें करने लगती है पुलिस वाले अंकल से। फिर वो पुलिस वाले पूछते हैं उससे कि तुम क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, वो सब बताती है। फिर पूछते हैं तुम्हारा शौक़ क्या है, तो अचानक कहती है कि मेरा शौक़ फ़ोटोग्राफ़ी है,
मुझे फ़ोटो खींचने का कैमरे से बड़ा शौक़ है। पुलिस वाला कहता है जब शौक़ है तो तुम्हारे पास कैमरा भी होगा, तुमने फ़ोटो भी खींचे होंगे। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि कैसे खींचती हो, कहाँ तुम्हारा कैमरा? तो बच्ची कैमरा लेकर आती है और कहती है कि ये कैमरा है, छोटा सा निकाल कर लाई, और बोली कि इसी से मैं फ़ोटो खींचती हूँ और मुझे बड़ा पसंद है फ़ोटो खींचना। अब पुलिस वाले को मालूम था कि इस रिश्तेदार के घर पे दबिश डालने से पहले छानबीन की थी पूरी, कि करीब 6 महीने पहले श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ आया था और इस घर में इसी बच्ची का जन्मदिन था और उस जन्मदिन के मौके पर ही श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ आया था। अब जब ये सारी चीज़ें थी तो पुलिस वाला उस बच्ची से पूछता है कि अच्छा तुम्हारे जन्मदिन अभी हुआ था तो तुमने उसकी भी तो तस्वीर खींची होगी। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कुछ तस्वीर दिखा सकती हो? बच्ची जाती है, एक किताब लेकर आती है, उस किताब के पन्नों के बीच में 4-5 तस्वीरें थी। वो पुलिस वाले अंकल को दिखाती है। पुलिस वाले उसमें तस्वीर देखते हैं, उसमें उसके माँ बाप थे, बच्ची थी, 1-2 लोग और थे। एक तस्वीर में एक और शख्स, नौजवान, गोरा, हैंडसम सा। तो पुलिस वाले ने पूछा उस बच्ची से ये कौन है? तो बच्ची कहती है श्री प्रकाश मामा है। पुलिस वाले को पहली बार यकीन हुआ कि इतने महीनों से जिस मशक्क़त और मेहनत में लगे हुए एक अदद तस्वीर पाने के लिए, अब वो तस्वीर उन्हें मिल गई है। तो बच्ची फिर से बताती है कि श्री प्रकाश मामा हैं, मेरे जन्मदिन पर आए थे और ये फ़ोटो हमने तब खींची थी। जब ये बच्ची ये सब दिखा रही थी, इत्तेफाक से इनकी बातचीत शायद बराबर के कमरे में बच्ची के माँ बाप के कानों तक पहुँच गई। माँ बाप दूसरे कमरे में आते हैं, अपनी बच्ची को पकड़ते हैं और जब देखते हैं कि वो तस्वीर पुलिस वाले के हाथ में है, वो घबरा जाते हैं और उस पुलिस वाले के पैरों पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ ये तस्वीर हमें वापस दे दीजिए। ये तस्वीर आप बाहर अगर ले गए, ये तस्वीर कहीं छप गई, ये तस्वीर श्री प्रकाश शुक्ला तक पहुंच गई तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर ये तस्वीर पता चल जाए कि हमारे घर से गई है, हमारे घर से लीक हुई है, तो बेशक हम उसके बहन और बहनोई हैं, ये भांजी है, वो इनमें से किसी को नहीं बख्शेगा, हर एक को मार देगा, वो ऐसा ही है। पुलिस वाले भरोसा दिलाते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, इस तस्वीर का सच कभी सामने नहीं आएगा कि तुम्हारे घर से है। वो लाख बोलते हैं तस्वीर दे दीजिए, पुलिस वाले उसको समझा कर, दिलासा देकर कि तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आएगी, वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम अपने एसएसपी को खबर करती है कि हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा, तस्वीर मिल गई है। अब पुलिस की प्लानिंग ये थी कि इस तस्वीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया में जारी कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम कि श्री प्रकाश शुक्ला कौन है वो देखे और आसपास में जहाँ श्री प्रकाश शुक्ला दिखाई दे वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि श्री प्रकाश शुक्ला तक पुलिस आसानी से पहुँच सके। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन घर में बच्ची के माँ बाप जिस तरीके से गिड़गड़ा कर पैरों पे गिरे कि अगर इस तस्वीर का सच श्री प्रकाश शुक्ला को पता चला तो वो उन्हें मार डालेंगे। तो पुलिस की टीम ने अपने एसएसपी को बताया कि इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि अगर इस तस्वीर के बारे में पता चल गया तो शायद वो मारे जाएंगे, और अगर ये पता चल गया कि ये लोग मारे गए या मार दिया उसने गलती से, तो पुलिस की बड़ी फजीहत होगी, फिर लोगों तक बात जाएगी और मीडिया को पता चल गई तो फिर ये इल्ज़ाम आएगा कि एक परिवार के खून का जिम्मेदार पुलिस वाले ही हैं। तो कैसे हम इस तस्वीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करें? अब यहाँ पे मामला फिर फंस गया। तस्वीर हाथ में है लेकिन जारी नहीं कर सकते क्योंकि एक परिवार की ज़िंदगी का सवाल है, और श्री प्रकाश शुक्ला जिस तरीके का क्रिमिनल था वो बिल्कुल भी लिहाज या रहम नहीं करता और शायद मार डालता। अब ये सारी बातें चल रही हैं एसएसपी के सामने। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि क्या करें, तस्वीर भी हाथ में आ गई है लेकिन हम इसे दिखा नहीं सकते, छाप नहीं सकते, एक परिवार की ज़िंदगी का सवाल है। तभी उस वक्त राजेश पांडे जी, जिनका मैंने जिक्र किया आपको, तेज़ तर्रार अफसर, उन्होंने अपने एसएसपी को कहा कि हम लोग एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया, उनके सीनियर्स को ये आइडिया पसंद आया। इसके बाद राजेश पांडे वो तस्वीर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और हज़रतगंज बाज़ार पहुँचते हैं श्री प्रकाश शुक्ला की उस तस्वीर को लेकर। हज़रतगंज बाज़ार में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे सड़क किनारे फुटपाथ पे, आपको याद होगा अब भी बहुत सारी जगह पे बिकता, फिल्मी सितारों की तस्वीरें पोस्ट कार्ड साइड में बिकती हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल। तो फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस की भी, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, इन सब की तस्वीरें खूब अभी भी बिकते हैं बहुत जगह पे। लोगों को शौक़ है अपने मनपसंद सितारों की तस्वीरों को रखने या उसको पोस्ट कार्ड साइज में।
तो राजेश पांडे जब वहाँ से हजरतगंज बाजार से गुजर रहे थे, फुटपाथ पे उन्होंने देखा कि फिल्मी सितारों की कुछ तस्वीरें बिक रही हैं पटरी पर। तो उन्होंने वहीं पे एक दिमाग में उनके क्या आइडिया आया, उन्होंने पोस्टकार्ड जो फिल्मी सितारों की थी उन तस्वीरों को देखना शुरू किया। उनमें से एक तस्वीर सुनील शेट्टी की थी, फिल्म स्टार सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी की जब उन्होंने तस्वीर देखी तो उन्हें लगा कि कुछ जो कद काठी और चेहरा और गर्दन ये सब कुछ है श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर में, वो सुनील शेट्टी के साइज़ की है, चाहे वो सर हो या गर्दन हो। उन्होंने सुनील शेट्टी की पोस्टकार्ड साइज़ फ़ोटो ख़रीद ली फुटपाथ से। फ़ोटो लेने के बाद वो तस्वीर, उस तस्वीर में सुनील शेट्टी ने डेनिम का शर्ट पहन रखा था, डेनिम का। तो वो फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद फ़ोटो लेने के बाद वहीं पे हज़रतगंज के बाज़ार में एक फ़ोटो स्टेट की दुकान पर पहुंचते हैं, जो कलर प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें करता है, रंगीन फ़ोटो स्टेट मशीन की जो दुकान थी, वहाँ पे जाते हैं और उस दुकानदार को, जो फ़ोटो स्टेट वाले को, वो दिखाते हैं श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर। दुकानदार श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर देख के घबरा जाता है, क्योंकि हज़रतगंज और उस आसपास में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम की तूती बोला करती थी। पुलिस बेशक तस्वीर ढूंढ रही थी, लेकिन वो जानता था। वो देखते उसके हाथ पैर फूल गए। राजेश पांडे उसे समझाते हैं, भरोसे में लेते हैं, और फिर वो सुनील शेट्टी की उस पोस्टकार्ड साइज़ की तस्वीर जो ख़रीद कर लेकर आए थे उसके सामने रखते हैं। अब उसके बाद आइडिया ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला के चेहरे और गर्दन को, जो तस्वीर घर से लेकर आए थे, वो चेहरा और गर्दन उसी साइज़ में काट कर उस तस्वीर से अलग करना था, और सुनील शेट्टी की जो पोस्टकार्ड साइज़ उन्होंने फ़ोटो लाई थी उसके गर्दन और सर को उसी साइज़ में काट के अलग करना था। सिर्फ इतना पोर्शन, बाकी नीचे का नहीं, शर्ट डेनिम का और ये सब रहेगा। और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर को पोस्ट कार्ड वाले में फिट करना था। तो सुनील शेट्टी के गर्दन और चेहरे का हिस्सा काटा गया पोस्ट कार्ड से, और उसी पोस्ट कार्ड में सुनील शेट्टी के गर्दन और चेहरे की जगह श्री प्रकाश शुक्ला का गर्दन और चेहरा चिपका दिया गया। और चिपकाने के बाद इत्तेफाक से वो बिल्कुल पोस्ट कार्ड में फिट बैठ गया, क्योंकि कटिंग इस तरीके से की गई थी। और सुनील शेट्टी के चेहरे और सर पर श्री प्रकाश शुक्ला का चेहरा और सर एकदम 100% जब फिट बैठ गया, देखकर बताना मुश्किल हो गया कि ये ओरिजिनल पासपोर्ट का फ़ोटो है या किसी और का। इसके बाद 200 कॉपियाँ निकाली, 200 कलर, सेम जो पासपोर्ट पोस्टकार्ड साइज़ पे था। और उसके बाद वो फ़ोटो लेकर 200 कॉपी वो एसएसपी के दफ्तर पहुंचते हैं राजेश पांडे। जब ये फ़ोटो उन्होंने दिखाई, इसमें श्री प्रकाश शुक्ला एकदम जो शर्ट डेनिम का पहने हुआ है और जिस तरीके के पोस्टकार्ड पे थे, जो घर से तस्वीर लेकर आए थे, वो बिल्कुल उससे अलग। घर की तस्वीर में उसके कपड़े और बाकी चीज़ें अलग थी, यहाँ बिल्कुल कपड़े अलग थे। अब पुलिस को लगा सब कुछ ठीक है। इसके बाद पुलिस ने मीडिया में वो फ़ोटो जारी कर दी, जो सुनील शेट्टी के पोस्टकार्ड से काट कर श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर को उसमें जोड़कर उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली गई थी, कलर। इसके बाद इस तस्वीर को मीडिया में जारी किया गया, अखबारों में तस्वीर छप गई। इसी दौरान इस तस्वीर के छपने के बाद मीडिया में एक दिन के बाद, अब पुलिस को पता था कि श्री प्रकाश मोबाइल यूज़ करने लगा, नया नया मोबाइल आया था, तो श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस पे लगा रखा था पहले से ही। कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके कुछ गुर्गे थे, उनके भी नंबर को सर्विलांस पे लगा रखा था। तो उसी में से एक फ़ोन पुलिस ने ट्रेस किया, और उसमें उस बंदे ने जो टैप किया था, जो बातचीत हो रही है, तो श्री प्रकाश अपने एक गुर्गे से बात कर रहा है, और वो गुर्गा जो है उसी ने श्री प्रकाश शुक्ला को कॉल किया था, और वो उसको कहता है कि भाई आपकी तस्वीर सारे अखबारों में छप गई है। श्री प्रकाश शुक्ला ये सुनकर हैरान हो जाता है और घबरा भी जाता है कि उसकी तस्वीर कहाँ से आई। फिर वो पूछता है, चूँकि वो तस्वीर उसने देखी नहीं अखबार में, वो पूछता है कि अच्छा उसने उस तस्वीर में क्या पहन रखा है। तो बताता है कि आपने डेनिम की शर्ट पहन रखी है, बताया कि जीन्स की जो शर्ट आती है अपनी भाषा में। तो इस पर श्री प्रकाश शुक्ला कहता है कि बस यही मुश्किल होता है, दिल्ली मुंबई में तो ये नॉर्मल है पहनना, यूपी जैसे छोटे शहरों में ये डेनिम की शर्ट नज़रों में आ जाती है। बोला यार डेनिम की शर्ट तो मैंने पहनी थी, अब पता नहीं कहाँ पहनी थी, लेकिन वो फ़ोटो कहीं से आ गई। तो
बोला आसानी से पहचान में आ जाता है डेनिम की शर्ट में। बट इससे यह हुआ कि शिवप्रकाश शुक्ला को 1% पे ये शक नहीं गया कि उसकी बहनोई और बहन के घर से उसकी भांजी के बर्थडे पे ली गई वो तस्वीर उसमें खेल करके और इस तरीके से उसे बनाया गया है। अब पुलिस के पास शिवप्रकाश शुक्ला की तस्वीर थी और शिवप्रकाश का पूरा हुलिया था। इसके बाद एसटीएफ उसके पीछे लगी रहती है, मोबाइल था ही था। फिर मोबाइल के ज़रिए पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचती है, उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल को वो ट्रेस करती है। इस दौरान में हालांकि वो कई और वारदात को अंजाम देता है, लेकिन आखिरकार नेपाल जाते वक्त जो पुलिस की कहानी है, फिर वो दिल्ली एयरपोर्ट से पीछा होता है और गाज़ियाबाद में आकर शिवप्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इनकाउंटर की कहानी आपको पहले भी बता रखी है, वो आप डिटेल में इसके आगे की आप सुन सकते हैं इसी कहानी के एपिसोड में। मैं इसका लिंक भी इस कहानी के बाद में डाल दूंगा। लेकिन कहते हैं, और ये राजेश पांडे जी का भी कहना है, कि अगर ये एक तस्वीर ना होती तो शायद शिवप्रकाश शुक्ला इतनी जल्दी मारा नहीं जाता, इतनी जल्दी ट्रेस नहीं होता, इतनी जल्दी उसका पता नहीं चलता। लेकिन इसे एक तस्वीर के लिए पुलिस को क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ी और कैसे जाने अनजाने सुनील शेट्टी की तस्वीर शिवप्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर की एक तरह से उसने बुनियाद रखी, क्योंकि इस तस्वीर के बाद ही शिवप्रकाश शुक्ला का चेहरा सामने था, जिसके बाद कभी भी कहीं भी वो मिले तो उसको पहचाना जा सकता था, पकड़ा जा सकता था, मारा जा सकता था। तो ये थी कहानी, एक अदद तस्वीर की, उस तस्वीर की पहली की। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज ज़्यादा नहीं, अतुल गौड़ जी हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं और ये ख़ास इसलिए है कि इनका 60वां जन्मदिन है, 60th बर्थडे है। तो दिल से अतुल गौड़ जी आपको हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि अतुल गौड़ जी की एक बेटी है आदिति गौड़, और मुझे लगातार कई मेल लिखा और काफ़ी वक्त पहले से, और एक ही बस फरमाइश थी कि मेरे पापा का 60वां बर्थडे है, कुछ स्पेशल है, अगर आप विश करेंगे तो अच्छा लगेगा। और वो बहुत बड़े फ़ैन हैं, मिलना भी चाहते हैं। एक दिन लंच पे भी उन्होंने बुलाया, तो मैं वादा करता हूँ तो अतुल जी आपसे जल्दी मुलाकात होगी। और हैप्पी बर्थडे। और आपको बहुत प्यारी सी अच्छी सी बेटी मिली है जो अपने पापा से इतना प्यार करती है। हालांकि मैं कहता हूँ कि बेटियाँ हमेशा अपने पापा की होती हैं, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। तो दिल से खुशी है और आपको इस ख़ास मौके पर 60वां जन्मदिन, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके अलावा चारू सिंह जी हैं, इनका भी, बल्कि चारू सिंह जी नहीं, बहुत छोटी है भी, तो चारू सिंह हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। ये शैलेंद्र सिंह जी ने भेजा है, इनकी बिटियां हैं। और सौम्या रंजन साहू हैं उड़ीसा से, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सौम्या आपको भी। तो थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।